साथियों नमस्कार। साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के पूरे देश में गर्मा गर्मी है कि भैया इस बार जीतेगा कौन, क्योंकि वहां पर कई सारी पार्टीज हैं। एक तरफ से कोई पार्टी जोर लगा रही है, दूसरी तरफ से कोई पार्टी जोर लगा रही है। हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन इस पूरे खेल में क्या होने की संभावना है, किस दिशा में मामला बढ़ रहा है, किस तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, इस पूरे वीडियो के बाद भी आप इस बात को कहेंगे कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लेना, सांप को पाल लेना, लेकिन कभी मोटा भाई से पंगा मत लेना। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आज की डेट में उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी गलती कर दी कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। अब हुआ क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए साहब, महाराष्ट्र में इस समय कई सारे प्लेयर्स हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में वहां के लोकल प्लेयर्स की भूमिका बढ़ गई थी एक टाइम के बाद। पहले वहां कांग्रेस का शासन चलता था, आज के कई दशकों पहले। कांग्रेस के साथ साथ वहां पर धीरे धीरे जो है बाला साहब ठाकरे का उदय होने लगा। वो पहले एक कार्टूनिस्ट थे, फिर उन्होंने आगे जा कर के नेतागिरी स्टार्ट करी, लोगों के लीडर के रूप में वो उभर के सामने आए, फिर उन्होंने अपना अखबार स्टार्ट किया और इस तरह से जो बाला साहब ठाकरे थे वो इतना प्रोमिनेंट फिगर बन गए थे, एक इतनी बड़ी हस्ती बन गए थे कि ये कभी भी महाराष्ट्र में किसी पोस्ट पर नहीं रहे, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, कभी मिनिस्टर नहीं बने, कुछ नहीं बने, लेकिन इतना बड़ा चेहरा बन चुके थे कि पूरे महाराष्ट्र में इनके बिना सरकार नहीं बनती थी। बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान महाराष्ट्र में आज भी कॉमन मैन के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी करता है। इतनी बड़ी शख्सियत थे ये बिना किसी पद पर रहते हुए भी बड़े बड़े लोगों को धमका देते थे। जैसे हमारे देश में आपको पता है 1900 के दशक में, 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का बड़ा साहब बोलवाला था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसकी बड़े चर्चे थे और बड़ी धमकियां देता था। गुलशन कुमार का क्या किया उसने सबको पता है। तो जब मुंबई में ये सब घटनाएं घटित हो रही थीं और चूंकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से लिंक रखता है, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कह दिया था कि ऐसा है, ये दाऊद इब्राहिम जब तक यहां पर ऑपरेट करेगा या इसके ये उद्यम यहां पर होते रहेंगे, तब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा या पाकिस्तान को अलाउ नहीं करूंगा कि मुंबई में आकर के मैच खेल जाए। सबने कहा अरे ऐसे कैसे रोक लोगे आप? उन्होंने कहा तुम मैच करा के दिखा दो। भारत सरकार ने मैच होने दिया। मैच था अगले दिन भारत पाकिस्तान का। एक दिन पहले ही शिव सैनिक गए, यानी इनकी जो पार्टी थी शिवसेना, उसके कुछ कर्मचारी गए और जाकर के पिच को ही खोद करके ले आए। ऐसा मुंबई में हो चुका है, ऐसा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हो चुका है और इनके मारे बड़े बड़े आतंकी भी घबराते थे। इन्होंने कह दिया था कि जितने भी लोग अमरनाथ में यात्रा करने जाते हैं ना हिंदू, अगर इन यात्रियों के ऊपर हमला हुआ तो एक बात याद रख लेना कि कोई भी यहां से फिर हज यात्रा करने नहीं जा पाएगा। ये दम था इस आदमी में। और जब इनकी मृत्यु हुई 2012 के आसपास, तो पूरा महाराष्ट्र इनके शव के पीछे चला था, अंतिम यात्रा में इनका सपोर्ट किया था। तो एक ऐसी विरासत लेके चलने वाला शख्स जो पोस्ट में ना होते हुए भी दमदारी के साथ अपनी बात रखता था और दुनिया के बड़े बड़े लोग जिसके नाम से प्रभावित थे, उसका बेटा यानी कि उद्धव ठाकरे आज ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि इनको कोई नहीं पूछ रहा। जो पिता ने संघर्ष किया था, जो ग्राउंड तैयार किया था, जिस लेवल पर शिवसेना को लेकर के आए थे, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी उद्धव ठाकरे ने। जितने बड़े हिंदुत्व का चेहरा बाला साहब ठाकरे थे, राम मंदिर का जब आंदोलन चला था तो बाबरी मस्जिद गिराने में शिव सैनिकों का भी योगदान था, ऐसा बाला साहब ठाकरे मानते थे। आपकी अदालत नाम का जो शो है उसमें रजत शर्मा ने एक बार पूछा था कई साल पहले कि सुना है कि बाबरी मस्जिद गिराने में शिव सैनिकों का भी हाथ था, तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं हाथ नहीं था, पैर था। ये दमदारी थी और इसीलिए उस दमदारी के चलते जितना भी हिंदू है महाराष्ट्र का, सब बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ा था और शिवसेना चुनाव लड़ती थी। लंबे समय तक शिवसेना चुनाव लड़ती रही। फिर बीजेपी और शिवसेना की आइडियोलॉजी एक होने के कारण दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया और दोनों अलायंस बना करके गठबंधन करके अपनी पार्टियों का जो है चुनाव लड़ने लगे। लेकिन उस गठबंधन में भी, यद्यपि बीजेपी की सरकार केंद्र में रह ली थी गठबंधन के साथ जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी, उसके बाद भी महाराष्ट्र में बड़ा प्लेयर शिवसेना ही रहती थी। यानी ज्यादा सीटों पर शिवसेना लड़ती थी, कम सीटों पर बीजेपी लड़ती थी। ये चलता चला आया। 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि 2014 में बीजेपी ने ज्यादा
जो है बढ़त हासिल कर ली थी, क्योंकि मोदी की लहर चल रही थी, नया नया उस समय माहौल बना था मोदी जी का। तो उस लहर में बीजेपी ने एक ज्यादा मार्जिन से जीत ग्रहण की थी और वहां से शिवसेना थोड़ी सी कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गई। चूंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा थी तो बीजेपी ने कहा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसी बात पर जो उद्धव ठाकरे हैं उनको लगा ठीक है भाई बन जाने तो क्या दिक्कत है, बड़े प्लेयर तो हम ही हैं, बड़े घर के तो हम ही हैं। तो साहब बना। जो देवेंद्र फडणवीस हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है सीएम बनाया गया। ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी का काम है लीडर्स तैयार करना। तो बीजेपी ने लीडर तैयार करने की दिशा में इनको खड़ा किया और बोला आप भाई चीफ मिनिस्टर बनिए। अब साहब महाराष्ट्र में पिछले कई दशकों से ऐसा हो रहा था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता था। किसी को 2 साल में इस्तीफा देना पड़ता था, किसी को 3 साल में, किसी को 4 साल में। कांग्रेस के जब अशोक चौहान वगैरह रहते थे तब तो वहाँ पे बड़े बड़े आदर्श स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम घोटाले होते थे। 2008-9 के आसपास बहुत घोटाले होते थे, तब भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। अशोक चौहान बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर विलासराव देशमुख पहले बने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो रितेश देशमुख के पिता हैं वो भी सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के। तो मतलब कोई भी वहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था। ये पहले ऐसे सीएम बने एक लंबे अरसे के बाद जिसने 2014 से लेकर के 2019 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। यहां से उद्धव ठाकरे को लगा कि यार ये आदमी ज्यादा मजबूत हो रहा है, बीजेपी के ग्राउंड ज्यादा तैयार हो रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं। इन दोनों ने मिलकर के 2019 का चुनाव लड़ा, 2019 का। और सहमति ये बनी थी बीजेपी और शिवसेना में कि दोनों मिलकर लड़ेंगे और बाद में हमारे देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। और देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर ही, उन्हीं दोनों के ही चेहरों पर 2019 का चुनाव लड़ा गया। इस बात पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। चुनाव इन्होंने लड़ा, सारा कुछ हुआ, रिजल्ट्स आए। और मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट आए थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि 288 सीटों में से, उनमें से कुछ सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। बीजेपी 164 सीट्स पर लड़ी और 105 जीती, और शिवसेना 126 पर लड़ी, 56 जीती। अब भाई देखो ये 56 जीत पाई है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है। बीजेपी 105 जीती है। पहले ही डिसाइड हो चुका है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। अब जैसे ही चीफ मिनिस्टर घोषित करने की बारी आई या शपथ लेने की बारी आई, तुरंत जो है आपके उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे। बीजेपी ने कहा क्यों नहीं बनेंगे साहब? इन्होंने एक झूठी बात उड़ाई कि मेरे और अमित शाह में बात हुई है पहले चुनाव से पहले कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, यानी 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल ये मैं रहूंगा और पहले मैं रहूंगा। अमित शाह ने कहा कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मातोश्री पे आए थे तो मुलाकात हुई थी। अच्छा, मातोश्री इनका घर है, इनका निवास है, जहां पर बाला साहब ठाकरे रह करके लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे, लोगों से मिलने वहां जाते थे। तो इनको लगा कि वो एक बहुत बड़ी जो है जो विरासत बाला साहब ठाकरे की थी, तो इनको लगा मातोश्री पर इनका आज सिंहासन अब इनका हो गया है। तो उन्होंने कहा अमित शाह से कि मेरे से मातोश्री में आके मिलो, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा मिलने। अमित शाह ने कहा भाई ठीक है, आज तेरा वक्त है, आ जाते हैं। तो अमित शाह इनसे मिलने महाराष्ट्र गए, मातोश्री में गए, और मातोश्री में बाहर बैठा दिया गया देवेंद्र फडणवीस को कि आप बाहर बैठिए, मैं अमित शाह से बात करूंगा। तो अगले आदमी को बेइज्जती महसूस नहीं होगी कि यार मैं सीएम रहा हूं, मुझे बाहर बैठा दिया, अंदर तक नहीं आने दे रहे। और अमित शाह को, भाई अमित शाह का भी ईगो हर्ट हुआ होगा। अमित शाह ने कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रिएक्ट। अमित शाह ने कहा पहले काम हो जाने तो फिर देखते हैं। तो एक मीटिंग जरूर हुई थी, पर सीट शेयरिंग को लेकर के हुई थी। अगर आपने ये मीटिंग करी है कि नहीं ये सीएम नहीं बनेंगे, आधे ये कार्यकाल में ये रहेंगे, आधे में मैं रहूंगा, तो आपने उनके चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ने दिया? जनता में बार बार ये बात कही जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, तब आपने उस चीज का विरोध क्यों नहीं किया, अगर वास्तव में ही ऐसी डील हुई थी तो? लेकिन नहीं, इन्होंने विरोध एकदम से इसलिए किया क्योंकि इनके दिमाग में 2 चीजें आई। देखो, ये परिपक्व राजनेता नहीं है, एक बहुत बड़े आदमी के पुत्र हैं, इसलिए विरासत में राजनीति मिल गई है, बट उतनी जानकारी इन्हें है नहीं क्योंकि ग्राउंडेड ये है ही नहीं। अब मैं बताता हूं इन्होंने 2019 में क्यों ये गठबंधन तोड़ा या कहें कि ये फसाद पैदा किया। पहला तो इन्हें ये लग गया कि अगर देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम बनाया तो फिर शिवसेना को कोई पूछेगा नहीं, शिवसेना का जो ग्राउंड है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्हें लगा कि अपनी इज्जत बचानी है, शिवसेना को बचाए रखना है, तो भाई इससे जान छुड़ाओ बीजेपी से, पहला। और दूसरा, ये है महाराष्ट्र के चाणक्य, इनको बोला जाता है शरद पवार। बहुत माइंडेड आदमी है, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है इन्हें। इन्होंने भड़काया इनको कि ऐसा है
तुम बहुत हिंदुत्व कर लिए, बहुत बीजेपी के साथ रह लिए, कुछ सीटें हमारे पास हैं, कुछ सीटें कांग्रेस के पास हैं, कुछ सीटें तुम्हारे पास हैं, आओ तीनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं, सीएम तुम बन जाना। अभी इस समय इनकी जरूरत थी कि कैसे भी बीजेपी सत्ता में ना है, उसके लिए चाहे इन्हें सीएम बनाना पड़ जाए बना देंगे, भले ही इनकी 56 सीटें हों। एनसीपी ये पार्टी है शरद पवार की, शरद पवार की पार्टी के 54 थे, कांग्रेस के 44 थे, हालांकि इन तीनों में ज्यादा इन्हीं के थे, फिर भी शरद पवार ने कहा कि अगर नहीं भी होते तब भी इनको बनाते। जानते क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। बन गई साहब सरकार, दे दिया बीजेपी को धोखा। यहां अमित शाह को समझ में आ गया था कि लाला तुमने जो खेल मेरे साथ खेला है, तुम अभी नए खिलाड़ी हो, मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हो। राजनीति क्या होती है उद्धव ठाकरे हम बताएंगे। अब साहब उद्धव ठाकरे बने सीएम। कोरोना काल इत्तेफाक से अगले साल आ गया, 2020 कोरोना, 2021 कोरोना, 22 में भी कोरोना का झटका। तो ये 2-2.5 साल कुछ ऐसे हुए कि कोरोना से महाराष्ट्र परेशान रहा। आपको पता है कितने वहां पे एक के बाद एक लहरें आ रही थी कोरोना की। दूसरा, हिंदू की जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी, उससे उद्धव ठाकरे दूर जा रहे थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस वक्त एक ऐसे पाले में शामिल हो चुके हैं जो पाला मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, चाहे ये हो। अब उद्धव ठाकरे ने कहा मैं हिंदू हिंदू करूंगा तो फिट नहीं बैठूंगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मुस्लिम की तरफ जाना पड़ेगा। तो पालघर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर कुछ साधु संतों की जो है पिटाई हो जाती है, उनके साथ बर्बरता होती है, और उस केस में ये कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेते कि हमको और आपको ये लगे कि हाँ इन्होंने कुछ उस चीज की रक्षा करी। कुछ समय बाद तो स्थिति ये हो गई कि इनके जो कार्यकर्ता हैं शिव सैनिक, वो औरंगजेब की मजार पे जाके चादर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इनके घर के सामने मुसलमानों का दरबार लगने लगा। जब ये चीज हो रही थी तो जो ग्राउंड लेवल का शिव सैनिक है, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है इनका कार्यकर्ता, वो डिमोरलाइज हो गया। वो कहता है कि हम यार घर घर जाते हैं, हिंदुत्व करते हैं, हमारा नेता कुछ और ही कर रहा है, लोग फिर हम पे भड़क रहे हैं। कार्यकर्ता में एक रोष पैदा हो गया। अच्छा, कार्यकर्ता में रोष पैदा होगा, इसकी जानकारी इन जैसे नेताओं को नहीं होती जो ग्राउंड से नहीं आती, जो सिंहासन पे बैठे रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये पता होता है या तो देवेंद्र फडणवीस को, या पता होता है मोटा भाई को। तो मोटा भाई को पता था कि ग्राउंड लेवल पे जो गड़बड़ियां हो रही है मैं इसी का फायदा उठाऊंगा, वक्त आने दो। तो साहब वक्त कैसे आया? वक्त आया 2022 में। अंदर ही अंदर खेल चल रहे थे, ये लगे थे, मोटा भाई लगे थे। खेल ये चल रहे थे कि जितने भी, देखो जो नेता होता है, जो एमएलए होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है कार्यकर्ता पे। अगर कार्यकर्ता एमएलए के पक्ष में नहीं है तो एमएलए चाह करके भी नहीं जीत सकता। तो ये एमएलए की भी मजबूरी हो गई थी कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके वो कार्यकर्ताओं के साथ आए, क्योंकि एमएलए फिर अब तो जीत गए, फिर नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे जो रंग उल्टा चढ़ा, पहले कार्यकर्ता, कार्यकर्ता से एमएलए, और एमएलए से बाकी लोगों में धीरे धीरे बात फैलने लगी कि भाई शिवसेना में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसे टाइम पर काम आया एक ऐसा आदमी जो एक जमाने में ऑटो रिक्शा चालक था और धीरे धीरे अपने टैलेंट के बेसिस पर ऊपर चढ़ा और नेता बना, मिनिस्टर बना, उद्धव ठाकरे के अंतर्गत मिनिस्टर रहा। उस व्यक्ति का नाम था एकनाथ शिंदे। इन साहब को समझ में आ गया कि इस पूरी पार्टी में एक नेता है जो कई सारे एमएलए को पकड़ के तोड़ के ला सकता है और दूसरी पार्टी बना सकता है। शायद बात चली हो, देखो ये चीजें ऑफिशियल नहीं होती, लेकिन सबको पता होता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। बातचीत सबकी चली रही होगी यार, जाहिर सी बात है। अब एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना में डाली फूट, और जो ज्यादातर एमएलए थे, 40 से ज्यादा, भाई 56 तो सीटें जीती थी इन्होंने, 40 से ज्यादा एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ आकर के खड़े हो गए और बोले भैया हमें इस शिवसेना में नहीं रहना जो उद्धव ठाकरे की है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंज था इंडियन पॉलिटिक्स में, जहां पर एक लेगेसी में पार्टी चली आ रही है। मालूम मुलायम सिंह यादव की लेगेसी है अखिलेश यादव। अब इस पार्टी को कोई बाहर का आदमी ऐसा तोड़ दे कि कोई भी अखिलेश यादव के साथ खड़ा ना हो, सबके सब उस आदमी के साथ खड़े हो जाए, तो अजीब सी बात नहीं लगती? सबको यही लगेगा यार कि बाला साहब ठाकरे की वजह से सब उद्धव ठाकरे के ही साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हैरान कर देने वाली घटना है। सबके सब आके इनके साथ खड़े हो गए। इन्होंने क्लेम कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं 40 से ज्यादा, और यही शिवसेना असली है, और उद्धव ठाकरे के साथ जो 10-12 खड़े हैं वो शिवसेना असली नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है हम फैसला करेंगे इस बात का कि कौन असली है कौन नकली है। अब इनको लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे की फोटो तो मेरे पास है, डीएनए तो मेरे अंदर उनका है, बेटा तो मैं उनका हूं, तो शिवसेना तो मेरी हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन बेटा और पुत्र के हिसाब से फैसला नहीं लेता, वो फैसला लेता है अपने सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया कि चूंकि भाई आधे 2/3 से ज्यादा लोग इनके साथ हैं, इन्हीं के साथ पूरा का पूरा जो है मैंडेट है, तो चुनाव चिन्ह भी इनके साथ गया, पार्टी का नाम भी इनके साथ गया और ऑफिशियल शिवसेना भी यही कहलाए। और इनके साथ फिर आ गई बीजेपी, दोनों ने मिलकर सत्ता संभाली, जो है सरकार बनाई और इनको बना दिया सीएम। अब इनके पास लगभग 42-44 एमएलए थे, इनके पास 105 थे, फिर भी इन्होंने इनको सीएम बनाया। क्यों? क्योंकि इस समय ये जरूरत थी कि इनको दूर रखा जाए। और जब से ये सीएम बने, इन्होंने दे दनादन ऐसे फैसले लिए, इस तरह के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, ग्राउंड लेवल पर काम किया, क्योंकि दोनों को ही अनुभव है ग्राउंड लेवल पर काम करने का। और धीरे 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 लोगों में ये बात बिठा दी कि हम ही असली शिवसेना है। और कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़ा। कार्यकर्ता कह रहा है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हम लेके चल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जो कहते थे वो हम लेके चल रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़ेंगे कि इनसे जुड़ेंगे। अब ये बात सही है कि ये भी चुनाव प्रचार में बाला साहब ठाकरे का फोटो यूज करते हैं, ये भी करते हैं, ये बेटे बाला साहब ठाकरे के हैं, लेकिन जनता फिर भी इनके साथ खड़ी है। आप कहेंगे सिद्ध करिए, तो ये देखिए आप, हम आपको ये भी दिखा देते हैं। अभी 2024 में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन हुए थे, जब वो दोबारा से प्रधानमंत्री बन के आए। तो इसमें मैं अगर आपको स्ट्राइक रेट दिखाऊं तो ये शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 21 सीटों पर लड़ी थी और 9 जीत पाई। 21 में से 9 जीत पाई, 42% स्ट्राइक रेट रहा। वहीं जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो मेन शिवसेना है, ये 15 सीटों पर लड़ी थी और 7 जीती जी। 15 में से 7 और वो 21 में से 9। ये स्ट्राइक रेट है, वोटिंग परसेंटेज नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो इनके साथ ज्यादा है एकनाथ शिंदे वाले के साथ। ये बात सही है कि पूरा एनडीए ग्रुप हार गया इनके सामने, बट बात शिवसेना की चल रही है। एनडीए का इसलिए हार गया क्योंकि वहां पर जो आपके शरद पवार है, उन्होंने खेल कर दिया। 10 सीटों पर लड़े, 10 में से 8 जीत गए। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का था। आप बात समझ रहे हैं? तो जनता ने भी ये माना और कार्यकर्ता ने भी ये माना कि यही असली शिवसेना है। अब गाड़ी चल रही है धीरे धीरे आगे। अब एनसीपी में खेल होगा। अमित शाह ने कहा शरद बाबू आप चाणक्य हैं, नो डाउट महाराष्ट्र के चाणक्य हैं, लेकिन जो हम है ना, हम देश की राजनीति के चाणक्य हैं। इन्होंने खेल ये खेला कि अब अंदर ही अंदर क्या हुआ, इनमें और इनके भतीजे अजित पवार में एक फूट डलवा दी कि डल गई कि प्लानिंग है, पता नहीं। इनकी जो बेटी है वो राजनीति में आना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि अब ये तो रिटायर होने वाले 80+ हो गए, इनको तो राजनीति में अब रहना नहीं है, इनको अपनी बेटी को सीएम बनाना है। तो ये अपनी बेटी को आगे करना चाहते थे। अजीत पवार कहते हैं कि यार 30 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूं, मुझे बनाओ सीएम या मुझे आगे करो। तो इस बात को लेकर के दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब पता नहीं वास्तव में भी हुआ है या दिखाते हैं या क्या है क्या नहीं है, पता नहीं। लगता तो यह कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया और इनकी पार्टी में हो गई एक तरीके से तोड़फोड़। हाँ, अजीत पवार के ऊपर कई सारे केसेस भी चल रहे थे भ्रष्टाचार के। हो सकता है कि दोनों ने प्लानिंग ये करी हो कि तुम्हारे केसेस बच जाएंगे, तुम बीजेपी के साथ हो लो यार, क्या में पड़े हुए हो। या हो सकता है वास्तव में फूट हो गई, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, बीजेपी का गलत स्टेप है कि जिसका आप विरोध करते आए थे भ्रष्टाचार के नाम पर, आज आप उसके साथ क्यों खड़े हो? ये बीजेपी की गलती है। बट आपने उनको ले लिया। आप इन दोनों की जब ये दोनों पार्टी तोड़ के आए, तो जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह है, एनसीपी की मान्यता है, वो इनको छोड़कर इनके साथ आ गई। यानी इस समय असली एनसीपी ये है, असली शिवसेना ये है। ये दोनों इस समय नकली हो गए। लेकिन शरद पवार है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में जनता नाराज थी इनसे, जनता ने इमोशनली इनका साथ दिया। यहां पर बीजेपी पिछड़ गई। तब से बीजेपी को लगने लगा कि यार इनको लेके हमने गलती कर दी, हम पे बोझ ज्यादा है, फायदा कुछ हो नहीं रहा इनसे। बट इनसे एक फायदा है, बीजेपी के पास हर तरह का समर्थन है महाराष्ट्र में। एक मराठा का समर्थन नहीं है, जो मराठा आंदोलन या मराठा सेंटीमेंट लेकर के जो लोग रहते हैं उनका सपोर्ट नहीं है। अब चूंकि एकनाथ शिंदे अपने आप में एक मराठा कम्युनिटी से आते हैं, तो इनको सीएम बनाने से मराठाओं का समर्थन मिल रहा है। अब अगर सिर्फ इन्हीं का साथ रखेंगे तो कल को ये भाव खाएंगे, सीट शेयरिंग में दिक्कत देंगे। तो बीजेपी ने क्या किया है, जानबूझ के अजीत पवार को साथ रखा है, क्योंकि ये भी मराठा है, इनके साथ भी मराठा लोगों का सपोर्ट है। अब ये भाव इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये भी मराठा है, और ये से नहीं खा सकते क्योंकि ये है। बीजेपी इन दोनों मराठाओं को रख के दोनों को एक दूसरे से बैलेंस कर रही है, जिससे कोई भी ज्यादा बार्गेन ना कर पाए।
और फलस्वरूप जब इस समय सीट शेयरिंग हो रहा है, या चुनाव से एक महीने पहले भी जो सीट शेयरिंग चल रहा है, इसमें लगभग 270 सीटों पर फैसला हो चुका है 288 में से। उनमें से 150 से ज्यादा पे बीजेपी लड़ रही है, और मोटे मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 150 या 60 के बीच में बीजेपी लड़ेगी। शिवसेना 80 के आसपास लड़ेगी, 80, 85, 90 के आसपास। शिवसेना पहले लड़ रही थी 125 के आसपास, अब 80 पे आ गई, ये भी फायदा। और 50 सीटों के आसपास दिया जाएगा एनसीपी को। ये बात सही है कि एनसीपी में जो अजीत पवार की पार्टी है, उसमें जो कार्यकर्ता है उनकी पकड़ अच्छी है। तो अभी इन लोगों में फैसला हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त इनकी गाड़ी चल रही है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं, कोई फूट नहीं है, अच्छी खासी केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है। ये जो शख्स है, इनका नाम है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के वो बनते हैं ये चाणक्य एक तरीके से। ये पूरा गेम इन्हीं का है। गेम क्या कहें कि इनकी नादानी है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करवाने में उनकी पूरी मदद करी। अब साहब हो क्या रहा है, जब ये लोग बंटवारा कर रहे हैं सीटों का, तो हो ही नहीं पा रहा है। वो कहते हैं कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, वो कहते हैं नहीं एनसीपी का दबदबा हमें चाहिए, कांग्रेस कहती है हम चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई सीएम का फेस तो मैं रहूंगा, इन्होंने कहा कि भाई जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो सीएम रहेगा। कांग्रेस कहती है कोई नहीं, कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। इनके संजय राउत ने कहा कि भाई पूरी जनता चाहती है कि ये सीएम बने। इन्होंने कहा कि नहीं, जो फैसला होगा उस हिसाब से देखा जाएगा। मतलब इनमें इस बात की होड़ मची है कि मेरा सीएम बनेगा, कि मेरा सीएम बनेगा, कि मेरा सीएम बनेगा। कांग्रेस का अच्छा खासा होल्ड है मुसलमानों के ऊपर, कांग्रेस इसलिए कॉन्फिडेंट है, एनसीपी इसलिए कॉन्फिडेंट है, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, और इन दोनों के लिए ही इस वक्त बोझ बन चुके हैं ये। जैसे इन दोनों के लिए बोझ बने हुए ये, इनका कोई फायदा नहीं है, बट हाँ मराठा का जो सेंटीमेंट है वो बैलेंस हो रहा है, बट इनसे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इन लोगों को। ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनसे जान कैसे छुड़ाएं उद्धव ठाकरे से। इनका जो इस्तेमाल करना था वो सिर्फ इतना करना था कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना था। वो बीजेपी को हमने रोक लिया 2019 में 2.5 साल के लिए, लेकिन अब इनका कोई यूज नहीं है। ना तो इनके साथ कोई वोट बैंक खड़ा हुआ है, और ना ही इनके साथ शिवसेना खड़े हुए हैं, ना ही मुसलमान खड़े हुए हैं, ना हिंदू खड़े हुए हैं, ना पालघर के संत खड़े हुए हैं। इनका करें तो करें क्या, समझ गए? इसलिए मैंने कहा था कि डोंट मेस विद अमित शाह। अच्छा, कई बार खबरें ये भी उड़ाई गई कि ये बीजेपी के संपर्क में है, ये देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है, या इनके संजय राउत अमित शाह से मिलने गए हैं। अरे कुछ नहीं है, सब अफवाह थी। जिस चैनल ने ये खबर उड़ाई थी वो चैनल इनके ही रिश्तेदार का था, इन्होंने जानबूझ के उड़वाई थी, ऐसा कहा जा रहा है, ताकि कुछ हवा ऐसी बने कि ये इनसे जान छूटे। पर आप देख लेना, कुछ भी हो जाए, बीजेपी अब इनको अपने साथ नहीं लेगी, कि बीजेपी को कोई फायदा ही नहीं है इनसे। इस समय बन चुका है लायबिलिटी। और इन्होंने 2.5 साल 2 साल के आसपास शासन किया महाराष्ट्र में एज सीएम। इनकी एक ऐसी योजना नहीं है, कोई एक काम ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ ये माइलस्टोन था। बल्कि इन लोगों ने लाडली बहन योजना वहाँ पे स्टार्ट करी है, किसी दूसरे नाम से, मराठी नाम है, उससे बहनों को पैसे दिए जा रहे हैं हर महीने कुछ। बहुत सी ऐसी चीज़ें, फार्मर्स के लिए काम किया जा रहा है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में अभी भी किसानों की आत्महत्या हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या पता है किसके काल में हुई है? वो कांग्रेस के और एनसीपी के काल में हुई है सबसे ज़्यादा। तो उसको रोका है पहले से मराठा आंदोलन। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पर मराठा आंदोलन भी चल रहा है, मराठाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इस चीज़ के लिए हाँ बोल चुके थे देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे, और अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो तैयार हैं मराठा आंदोलन, मराठाओं को रिजर्वेशन देने के लिए। क्या ये तैयार हैं शरद पवार? और अगर शरद पवार तैयार हैं तो लिख के दे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। वो शरद पवार दे नहीं पा रहे, इस पर जवाब ही नहीं दे पा रहे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मराठाओं में ये बात समझ में आ रही है उनको कि जो इनका पूरा ग्रुप है MVA, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का, ये ग्रुप इनको कुछ नहीं दे पाएगा, मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो खुल के बोल रहा हो कि हम खड़े हैं पक्ष में। ये खुल के बोल रहे हैं। और जो ये महायुति है ये तैयार है। तो महायुति का एकजुट होना, सीटों का क्लियरिटी होना, सीएम फेस पर क्लियरिटी होना, जनता को पता है कि इन दोनों में से कोई एक सीएम बनेगा। अगली बात, मराठाओं को, सभी समुदायों को साथ लेके चलना, अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आना, और हिंदुओं में यह बात आ जाना कि बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा सिद्ध कर दिया है। हरियाणा ने इस देश में एक ऐसा उदाहरण सेट किया है जहां से जितने भी यूएसए और जितने भी उल्टे सीधे हमारे देश के जो लीडर है ना विपक्षी, ये जो पूरा एक एजेंडा सेट करना चाह रहे थे, वो सब ध्वस्त कर दिया हरियाणा वालों ने।
ये हरियाणा वालों की ताकत थी। अब वही चीज़ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को सेव कर लेना, देख लेना। महाराष्ट्र में आपको हरियाणा जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आप देखना। इसलिए क्योंकि लोगों में हिंदुत्व की चेतना भी अब वापस आ रही है। लोग ये जान रहे हैं महाराष्ट्र के कि लोकसभा में हमने गलती कर दी। मोदी को 2 जगह से नुकसान हुआ था, महाराष्ट्र से और यूपी से। यूपी वालों को भी समझ में आ गया है, मराठियों को भी समझ में आ गया है। रिजल्ट्स अब आप देखना। बहरहाल हमने आपको ये तो बता दिया कि इनका क्या हल हुआ है इनसे पंगा लेके। जय श्री राम।